Hi, this is Kunal. I am chemistry educator for past 8 years. I have been mentoring students for IIT JEE and NEET as well. Today, I would like to discuss a topic related to nucleophilic substitution on benzene ring. We will discuss the pathway including the benzene intermediate. So let's begin the topic. Nucleophilic substitution on benzene via benzene pathway. As we know that nucleophilic substitution on benzene is not quite easy. It requires rigorous conditions such as high temperature and pressure. That is, अगर हम लोग बात करें, suppose we have chlorobenzene और इस पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहें, so we need high temperature and high pressure. Then जो क्लोरीन है उसको न्यूक्लियोफाइल OH रिप्लेस कर देगा एंड वी गेट फिनॉल हियर. अब इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है बेंजीन पर, बट इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. अगर इसी रिएक्शन को हम लोग लो टेम्परेचर पर करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करके और सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया को लेकर के ये जो प्रोसेस होगा ये नियरली -33 डिग्री सेल्सियस में या काफ़ी लो टेम्परेचर पर ये आसानी से हो जाएगा. यहाँ NH2 सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन को एंड वी विल गेट एनिलीन. ये जो सेकेंड वाला पाथवे है, सेकेंड पाथवे आसानी से लो टेम्परेचर पर हो जा रहा है. ये पाथवे जो है ये बेंजाइन पाथवे है. बेंजाइन पाथवे के प्रॉपर्टीज को हम लोग अब देखेंगे कैसे किस कंडीशन में होता है और इसका मैकेनिज्म क्या है. जनरली बेंजाइन पाथवे होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा और हम लोगों को यहाँ जो सॉल्वेंट लेना है दैट इज लिक्विड अमोनिया. इस पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है मैं पॉइंट वाइज उसको मेंशन कर रहा हूँ. इंटरमीडिएट इज बेंजाइन. बेंजाइन की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लें. अगर इसमें जो सारे कार्बन एटम्स हैं, ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. दूसरी बात, this one is a very reactive intermediate. मीनिंग क्या है कि ये काफ़ी तेज़ी से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा, वो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे. अब यहाँ एक देखने वाली बात है कि ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड और हम लोगों ने यहाँ रिंग के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है.
ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, दिस ट्रिपल बॉन्ड इज एक्स्ट्रा pi bond created by overlap of two p orbitals oriented perpendicular to the molecular plane. मीनिंग क्या है कि यहाँ जो ओवरलैप होगा वो उतना कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है ये रिलेटिवली क्या है, रिलेटिवली वीकर पाई बॉन्ड है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज वी हैव दिस बेंजीन रिंग और यहाँ पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से जो इंटरनल पाई बॉन्ड्स हैं उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो जो तीनों पाई बॉन्ड हैं बेंजीन के रिंग के, वो ऐसे पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना हुआ है। अब सपोज ये जो कार्बन था और ये जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ ओरिएंटेड है और ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ये कभी नज़दीक आएंगे कभी दूर जाएंगे। तो इट इज़ नॉट अ परमानेंट पाई बॉन्ड, ये एक टेम्पररी पाई बॉन्ड है जो कि काफ़ी वीक है। तो ये जो यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, दिस वन इज अ रिलेटिवली वीकर पाई बॉन्ड। मीनिंग क्या है कि जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे से थोड़ा टिल्टेड और अपार्ट हैं तो इनके बीच का जो ओवरलैप है वो उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो पाई बॉन्ड है जो बाहर की ओर से दिख रहा है वो उतना स्ट्रांग नहीं है और रिंग की एरोमेटिसिटी जो है अंदर अंदर वो मेंटेन्ड है। अब ये वेरी रिएक्टिव क्यों है? तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये साइक्लोप्रोपेन और वी कैन से मोर स्ट्रेंड देन साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन के बारे में जानते हैं हम लोग कि एंगल स्ट्रेन इसमें काफ़ी हाई है, ये काफ़ी रिएक्टिव है। तो जनरली इसमें साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन के कारण रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म पर आ जाएं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि ये जब भी ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन proceeds in presence of a strong base like KNS2 NaNH2। यहाँ जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट इज लिक्विड अमोनिया। आगे हम लोग देखेंगे कि ये एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। H+ का ये सोर्स होगा, हम लोग आगे इस मैकेनिज्म में देखने जा रहे हूँ। तीसरी बात, रिएक्टेंट
should have at least one hydrogen at ortho position of the ring. With respect to the leaving group. मीनिंग क्या है कि ऑर्थो पोजीशंस कम से कम कोई एक भी पोजीशन खाली होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप, सो दैट वहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको अमोनिया एक्सट्रैक्ट कर पाए या बेस एक्सट्रैक्ट कर पाए. सो मैकेनिज्म गोज लाइक दिस. दिस वन इज आवर सबस्ट्रेट. इसके ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. हम लोगों ने इस पर स्ट्रॉन्ग बेस डाला. सो वी हैव हियर NH2 माइनस. ये इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो कमज़ोर ही सही लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. एक थोड़ा सा पार्शियल कैरेक्टर वो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन्स पर लाएगा जिसको ये बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैप्चर करेगा. तो ये जो CH बॉन्ड है हाइड्रोजन वाली, ये फिर इधर ओपन हो जाएगी एंड दिस गोज लाइक दिस. इन बॉन्ड्स को मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ. लाइक दिस. तो यहाँ पर हम लोगों को एक बेंजाइन इंटरमीडिएट मिल गया. अब ये अमोनिया जो कि सॉल्वेंट है यहाँ, वो इस पर अटैक करेगा. तो यहाँ ऐसा कुछ बन जाएगा एक इंटरमीडिएट. अब यहाँ पर सवाल है कि अमोनिया ने ही क्यों अटैक किया. NH2 माइनस यहाँ एक स्ट्रॉन्गर बेस था तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता था, वो इस पर अटैक करता. लेकिन चूंकि अमोनिया यहाँ सॉल्वेंट है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूशन में है, तो अटैक उसका यहाँ ज़्यादा फिजिबल है. अब क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. अब बेस क्या करेगा, ये इस वाले को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम लोगों को दिखेगा. तो चूंकि इस मैकेनिज्म में हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि पहला जो स्टेप हो रहा है वो नियरली एसिड बेस रिएक्शन के जैसा हो रहा है. NH2 माइनस इस हाइड्रोजन को, जो कि पार्शियल प्रोटिक है, उसको कैप्चर कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि इसके पास कम से कम जो भी सबस्ट्रेट है उसके पास ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए. ये तो बात हो गई इसके मैकेनिज्म की. अगर हम लोग इसमें एक वेरिएशन कर सकते हैं हम लोग. अगर क्या करें कि हम लोग यहाँ के वन ऑफ द कार्बन को लेबलिंग कर दें, तब क्या होगा. जैसे सपोज हम लोगों ने इस कार्बन को C14 कर दिया
लेबल कर दिया और फिर इस पर हम लोगों ने NaNH2 और अमोनिया लिक्विड को पुट किया तो क्या होगा। तो अगेन हम लोगों को यहाँ जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा। एक बेंजाइन यहाँ भी फॉर्म करेगा, नो डाउट। नाउ दिस कार्बन इज लेबल्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में जो अमोनिया का अटैक होगा वो दो जगहों से हो सकता है। वो इस साइट पर भी अटैक कर सकता है और वो इस साइट पर भी अटैक कर सकता है। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि दोनों प्रोडक्ट बनेंगे और इक्वल अमाउंट में बनेंगे। मीन्स 14 वाले पर भी NH2 ऐड कर सकते हैं और जो नॉर्मल कार्बन एटम है उस पर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। दोनों की यील्ड इक्वल होगी। अब ये जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट बना है, तो सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग कह सकते हैं ये साइन प्रोडक्ट है। साइन प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ ऐसा प्रोडक्ट जो लिविंग ग्रुप के पोजीशन पर ऐड ना होकर के उसके बगल वाले पोजीशन पर ऐड हो रहा हो। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएं तो वो साइन एडिशन हो सकता है और वहाँ दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं इक्वल अमाउंट में। एक दूसरा केस लेते हैं हम लोग। सपोज वी हैव और मान लो कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोगों ने पुट कर दिया। अब अगर इस पर KNH2 और अमोनिया लिक्विड के साथ हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराना चाहें तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी बात करें। हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। सो ऑफ कोर्स यहाँ इंटरमीडिएट ऐसा बन जाएगा। और अगेन इस पर फिर से अमोनिया का जो एडिशन होगा वो यहाँ और यहाँ दो पोजीशन से हो सकता है। दोनों पोजीशंस को हम लोग एक बार देखें, कंसिडर करें। तो फर्स्ट वाला जो पोजीशन है अगर उसको देखें तो फर्स्ट अगर पोजीशन पर अटैक हो रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ छूट गया, और सेकेंड वाले पोजीशन से अगर हम लोग कुछ फॉर्म कराना चाहें तो ऐसा कुछ आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये दो इंटरमीडिएट्स वहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं। अब जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। अब चूंकि ये जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है ये कैन नॉट बी डीलोकलाइज्ड क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं है किसी के साथ, तो इस ग्रुप का जो भी इफेक्ट हम लोग देखेंगे यहाँ, वो जो भी इफेक्ट इसका दिखेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ वैलिड होगा। अब जरा हम लोग रिकॉल करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है और नेगेटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नज़दीक होगा, -I ग्रुप के नज़दीक होगा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है फर्स्ट वन में वो ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ये वाला जो होगा दिस इंटरमीडिएट विल बी रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड दिस वन विल बी रिलेटिवली लेस स्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट किससे मिलेगा? इस वाले से। तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी माइनर। दिस वन विल बी माइनर। मीनिंग क्या है कि यहाँ जो भी ग्रुप होगा उनका रेजोनेंस इफेक्ट तो नहीं दिखेगा -m +m, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। सो हम लोगों को उसके इंडक्टिव इफेक्ट को देखना होगा। और अब अगर इसी केस में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ऐड कर देते हैं, सपोज वी हैव एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ऐड करते हैं लाइक CH3 का +I इफेक्ट होता है, और फिर से हम लोग उस रिएक्शन को परफॉर्म करें तो यहाँ क्या होगा, हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। तो इसका जो इफेक्ट होगा हम लोग जानते हैं, दैट इफेक्ट इज +I। अल्काइल ग्रुप्स आर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, +I इंडक्टिव इफेक्ट उसका दिखेगा। तो फिर से यहाँ हम लोग इंटरमीडिएट्स को बनाएंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर बना रहा हूँ। एक बार NH2 या NH3+ को यहाँ लग सकता है, और यहाँ अपने पास मिथाइल है। वन ऑफ द इंटरमीडिएट विल बी लाइक दिस, लेट इट बी नंबर 1। दूसरा इंटरमीडिएट ऐसा बन सकता है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ देखा कि CH3 का जो इफेक्ट है दैट इज +I, और +I के नज़दीक अगर कार्बेनियन होता है तो वो डीस्टेबलाइज होता है। जितना ज़्यादा दूर रहे वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इस वाले में जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा दूर है। सो दिस वन विल बी मोर स्टेबल एंड दिस वन विल बी रिलेटिवली लेस स्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट इससे मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आ जाएगा, अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें, वो कौन सा आ जाएगा? इस केस में ये जो प्रोडक्ट होगा दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। होप ये टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।